और दिक्कत है यार। हेलो। आ रही है आवाज? ओके। तो हम लोग पार्ट सी में मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 12 से 35 तक। 12 में हमको क्या बताया गया, आर्टिकल 12 में हमको बताया गया स्टेट की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा, कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। आर्टिकल 13 में हमको ये बताया गया कि अगर कोई आपसे आपका मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है, अगर कोई भी आपसे मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और अगर हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं 226 के तहत। तो इस तरह से आपके अधिकार का हनन होता है तो आप जा सकते हैं। आर्टिकल 13 में ये चीज कही गई है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सब समान है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 14 हमें ये बताता है। लेकिन कुछ लोग को इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी अपवाद है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, एम्बेसडर्स, इन लोग को हम लोग कानून के सामने के हिसाब से क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। आर्टिकल 15 में किसी सार्वजनिक प्लेस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के साथ, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। 17 आपसे कहता है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब कि आप अब किसी को छुआछूत के हिसाब से नहीं देखेंगे। 18वां आपसे कहता है कि उपाधियों का अंत। अब आपकी जो पुरानी उपाधियां चली आ रही हैं, अब ऐसी कोई उपाधि अब आपको नहीं लेनी है। ये सारी बातें हो रही थी हमारी। हम लोगों ने आर्टिकल 15 की बात कर ली थी, आर्टिकल 16 भी बात किया था। आर्टिकल 16 में हमने आपको बताया था कि क्या चीज चल रहा था। तो आर्टिकल 16 की जब हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, 16 की, तो वही सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात हमने की थी, एक नॉर्मल सा। ठीक है, लेकिन हमने आपको इसमें एक और चीज बताई थी कि अनुच्छेद जो 16(3) है, यानी कि डायरेक्ट अगर आप इसमें देखें तो अवसर तो सबको समान है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनके लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश है, अपना तेलंगाना है, तो इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता है, उनके लिए रिजर्वेशन है। 16(4) ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई विभाग है, जैसे पुलिस विभाग ही है और सबको समान अवसर देना है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई पिछड़ा हुआ वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है उसमें, तो हम उनको ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण दे सकते हैं उसमें। ठीक है ना, उस विशेष वर्ग को। तो ये कोई समानता के अधिकार को उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको हम ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। जबकि वो यहाँ पर वो कह रहा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वो दे रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शन है जिस आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 16(5) हमें ये कह रहा था कि कोई धार्मिक संस्था है तो उसमें वो लोग अपने प्रतिनिधि को उसमें रख सकते हैं। जैसे हमने वक्फ बोर्ड का एग्जांपल दिया था, मुस्लिम कम्युनिटी में वक्फ एक ऐसी जमीन या ऐसा होता है जो लोग धार्मिक कार्यों के लिए या अपने मन से दान करते हैं, जो अच्छे कामों के लिए होता है, तो उसको देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। तो इस समय 30 वक्फ बोर्ड जो कार्य कर रहे हैं हमारे देश में। अब ये वक्फ बोर्ड में इनके ऊपर है कि किसको उसमें शामिल करते हैं। इस पे आप कह नहीं सकते कि इसमें केवल मुस्लिम शामिल हो रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं हो रहे। नहीं, आर्टिकल 16(5) कहता है कि जरूरी नहीं है, वो अगर चाहें तो केवल अपने मुस्लिम प्रतिनिधि को उसमें शामिल कर सकते हैं। और ऐसा हर धार्मिक संस्था के साथ है, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है। ठीक है ना, इस तरह से ये आपको बताया जाता है। एक आर्टिकल जो आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल
15/6 जो इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, सॉरी 16/6 जो इसमें नहीं है, उसका समझिए ये रिसेंट का है आपका। एक 15/6 शायद इसमें था कि नहीं, हाँ 15/6 था। जब हमने 15/6 की बात की थी भेदभाव वाले की, तो 15/6 में भी था कि आरक्षण आपने देखा था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था 15 वाले में, जिसमें हमने कहा था कि अनुच्छेद 15(5) कहता है कि उन्हें केंद्रीय शैक्षिक संस्थान और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक में नहीं दिया जाएगा। 15/6 ये ऐड किया गया था आपका 103 अमेंडमेंट एक्ट, टू 2019 से ये ऐड किया गया। तो 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन हुआ था, 124 नंबर का संविधान संशोधन था और 103वां ये कानून था। संशोधन ज्यादा होते हैं लेकिन हर कोई कानून नहीं बन जाता। जैसे किसान बिल, ये संशोधन हुआ लेकिन इस बिल को वापस ले लिया गया, नहीं तो ये आगे हो जाता है 106वां इस तरह से। तो अब 124वां ये था संविधान संशोधन बिल जो लाया गया था, और जब एक कानून बन गया तो उसे कहा गया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट बन गया था वो। तो 103 नंबर का ये था। इसमें AWS के बारे में बात की गई, वो 10% का जो आरक्षण था वो दिया गया शिक्षण संस्थाओं में। तो इसके तहत क्या कहा गया कि जो AWS की कैटेगरी के लोग होंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा, जो शिक्षा वगैरह शैक्षिक संस्थान, क्योंकि आरक्षण की बात तो आप पहले भी कर रहे हैं केंद्रीय शैक्षणिक में और निजी में, तो इनको भी क्यों ना मिला जाए। तो ये आर्थिक आधार पे था, ठीक है, क्योंकि हमने इस आर्टिकल में ये बात कर रखी थी कि अगर AWS के लिए हमें कोई चीज करनी है तो हम कर सकते हैं 15/6 को ऐड करके। तो ये शिक्षा में था। ऐसा ही एक काम किया इन लोगों ने 16/6 में, एक ऐड किया गया यहाँ पर आर्टिकल 16/6 ऐड किया गया, 5 तक तो था, 16/6 ऐड किया गया। 16/6 में भी वही किया गया, सरकारी नौकरी में AWS को 10% का आरक्षण, तो जो 10% का आरक्षण था AWS को इसी में ऐड किया गया। और अनुच्छेद 16/6 ही क्या है आपका 103वां अमेंडमेंट एक्ट है। सेम 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। जब ये 2019 में 103वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है ना, जब ये 103वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, एक 15 वाले में जोड़ा गया था और एक 16 वाले में जोड़ा गया था, क्योंकि 15 वाला शिक्षा में आरक्षण देता है और 16 वाला सरकारी नौकरी में देता है। तो हमें दोनों में देखना था, क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाए और इस तरह से चीज बात की जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं, गड़बड़ क्या हुआ जानते हो, अब 49.5% तो रिजर्वेशन पहले से ही चल रहा था, ठीक है। अब आप समझिए, SC को रिजर्वेशन था, ST को रिजर्वेशन था, SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को जो था वो 27%। टोटल को ऐड करते हैं तो ये 49.5% जाता है। अब 49.5% का ये आरक्षण तो चल ही रहा था, अब 10% आरक्षण देने का मतलब कि ये एक्स्ट्रा हो गया। बात इसी पर विवाद था। अब ये लगभग पहुंच गया 60% के आसपास, जबकि एक केस हुआ था इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी हालत में टोटल आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से ये बहुत विवादों में रहा AWS वाला, और इस पर अभी कमेटी बैठी है, ये फिर से इस पर फिर से चर्चा होगी। भले ये चल रहा है लेकिन इस पे एक कमेटी फिर बनी हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, वो फिर से इस पे चर्चा होगी 10% आरक्षण वाले पर, क्योंकि वो जो इंदिरा साहनी केस है उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो ये उसके खिलाफ ही जा रहा है सीधा सीधा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो चल रहा है, बट अभी है अवेलेबल, अभी मिल रहा है आपको। अब क्या निर्णय आता है वो अलग बात है, हटेगा या नहीं हटेगा वो बात की बात है। तो इस तरह से ये चीजें हमको देखने को मिलती है। तो आपको ये चीजें आई होप कि क्लियर हो गया, ये कुछ एक करंट का पॉइंट था इसलिए हमने आपको समझा दिया। क्लियर है सबको? अब जनरली ये बुक में मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये करंट की न्यूज रहती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि AWS वाला जो है
वो ईडब्ल्यूएस वाला कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ज्योति बताएगी कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जल्दी बताओ। मनीष भी बताएगा, अभिषेक भी बताएगा। 103वां। अब कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सभी। एक 15(6) और एक 16(6). 15(6) क्यों? क्योंकि शिक्षा में आरक्षण देना था, और 16(6) क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में देना था। तो इसलिए दोनों में एक एक आर्टिकल बढ़ा दिया गया था। क्लियर हो गया? समझ में आ गई सबको ना बात अभी? ठीक है, तो ये अपडेटेड डिटेल है जो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें भी जान लिया करो, जिससे थोड़ा सा आपका करंट भी तैयार रहे। मान लो कभी कोई पूछ ही ले, किसी को जवाब तो दे सको, नहीं तो चुपचाप बैठे रहोगे तुम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बैकवर्ड वाले की इसकी बात किए थे हम लोग, इसको फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जो पिछड़े वर्ग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करना था कि पिछड़ा वर्ग जो है किसको हम कहेंगे पिछड़ा वर्ग। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन 1953 में, काका कालेलकर, याद रखिएगा। कौन बताएगा कि ये पिछड़ा वर्ग कौन है, बैकवर्ड कौन है? तो एक कमेटी बनाई गई थी काका कालेलकर की 1953 में। कब बनाई गई? 1953 में। कौन अध्यक्ष? काका कालेलकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1955 में, सबमिट करी। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि 2399 पिछड़े वर्ग हैं, जिसमें से 837 बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। ठीक है, और इन्होंने सभी वुमेन को पिछड़े वर्ग में रखने की सिफारिश की और 70% रिजर्वेशन की सिफारिश की। इनके सारे डिमांड को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं, आपकी ये सारी डिमांड नहीं मानी जा सकती। और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 1963 में। एक केस आया कि भैया 70% तो छोड़ो, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है, और इसको देखते हुए बहुत सारा विरोध हुआ। फिर आगे चलकर एक और कमीशन बनाया गया। तो आपको दो कमीशन याद रखने हैं। एक कमीशन कौन सा? जो काका कालेलकर का, बहुत ध्यान रखना क्योंकि पहला कमीशन था ये। दूसरा जो 1979 में बना गया, इसकी रिकमेंडेशन मानी गई सारी। तो मंडल आयोग ने, वीपी मंडल जो थे, ये अध्यक्ष बने और 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इन्होंने कहा कि जो पिछड़ी जातियां वो 3743 है। पहले बात हो रही थी 2399 की, लेकिन अब ये कहते हैं कि अब टोटल 3743 पिछड़ी जातियां हैं। इसमें 27% आरक्षण देना ही देना है। हम डिमांड करते हैं 27% की, और ये जनरली ओबीसी के लिए था कि इनके लिए एक आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, क्योंकि SC ST के लिए तो आप दे ही रहे हैं, वो शुरुआत से ही दिया जा रहा था। तो 27% आरक्षण देने की बात हो रही थी। तो इनके डिमांड को मान लिया गया और 1990 में ये चीज अप्लाई कर दी गई। तो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना शुरू हो गया वहां पर। ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आरक्षण आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि आरक्षण में आर्थिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कमजोर है पैसे से या समथिंग, तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से नहीं, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से नहीं, जो कि प्रावधान था, आप आर्थिक रूप से भी दीजिए। तो ये काम शुरू करने का किसने किया था? ये किया था नरसिम्हा राव ने। बट आगे चल करके एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वही केस जाना जाता है इंदिरा साहनी केस के नाम से। ये बहुत मेजर डिसीजन था। तो इंदिरा साहनी जो डिसीजन हुआ था 1992 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय दिए जो एक लैंडमार्क के रूप में देखा जाता है। उसने क्या बोला? सबसे पहला कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो अब कोई भी अगर डिसीजन होता है तो इस केस को रेफरेंस रखा जाता है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसने एक बार और बोला था ये, लेकिन 63 में, लेकिन यही बात उसने दोबारा दोहरा दी कि अब हम डिसीजन दे रहे हैं कि अब 50% से किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या आरक्षण नियुक्ति में होगा, प्रमोशन में नहीं। यानी कि आप नियुक्ति में देखेंगे इसको, प्रमोशन में नहीं। लेकिन आगे चल करके आपको पता होगा कि SC ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते तो इस डिसीजन में ये काम नहीं हो रहा है। इस डिसीजन में वो कह रहा है कि आरक्षण नियुक्ति में है, अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में नहीं होगा। अगला वो कह रहा है कि सरकार द्वारा जो 10% आरक्षण किया गया है ये गलत है, आर्थिक आधार पर हम ये नहीं दे सकते।
क्योंकि संविधान में आर्थिक का मतलब नहीं था, तो इस डिसीजन में 92 वाले डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आगे इन्होंने ये भी कहा कि ये जो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि 90 में आपने शुरू किया है और अब चल रहा है 92, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हों जो एक क्रीमी लेयर में आ गए हों। क्रीमी लेयर का मतलब कि कुछ ऐसी जातियां होंगी ओबीसी में जो ऊपर आ गई होंगी, जिनका उत्थान हो चुका है। तो जिनका उत्थान हो चुका है उसको आरक्षण हम क्यों दें? गवर्नमेंट का ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। तो उसने कहा कि क्रीमी लेयर जो है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मतलब इस 27% में से जिनका उत्थान हो चुका है उनको हम लोग क्रीमी लेयर बोलेंगे और इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये एक डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में। अगला इन्होंने क्या कहा, एक और इन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड केस बोला, अगर किसी साल टोटल सीट आती है आरक्षण वाली और वो कुछ खाली रह जाती है, मान लो कैंडिडेट नहीं मिल पाते उसको, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो खाली रहेंगी सीटें, अगले साल उसको भर ली जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि वो खाली रह गई सीट हम किसी और को भर ले, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर वो खाली है तो हम उसको अगले साल फिल कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो 50% से ज्यादा फिर भी नहीं होना चाहिए कि अगले साल आप मिला करके उसको ज्यादा भर लें। तो ये चीज आपको नहीं करनी होगी। इस तरह से जो इंदिरा साहनी केस था, ये मेजर डिसीजन है, ये ठीक वैसा ही जैसा केशवानंद भारती केस है। तो अगर हम 15-16 आर्टिकल के लिए देखते हैं आरक्षण के लिए, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर हम संविधान के संशोधन के लिए, प्रेम्बल वगैरह के लिए देखते हैं, तो केशवानंद वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रेफरेंस केसेज है। क्रीमी लेयर को पहचाना कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया 1992 में कि चलिए क्रीमी लेयर को पहचानिए। पहचानेगा कौन कि किसका उत्थान हो गया है? तो क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए ओबीसी में एक कमेटी बनी, रामनंदन समिति। रामनंदन समिति की स्थापना हुई, जिसका मेन काम था कि ओबीसी जो 27% है उसमें यह पहचानना कि किसका उत्थान हो चुका है। आगे चल करके 1993 में ही एक आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका नाम आया पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है। और 1995 में 77वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़कर SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दे दिया गया। देखिए, इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट कह रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इंदिरा साहनी केस अभी पढ़ाया आपको हमने। यस मनीष, पीयूष, जयप्रकाश, आयुष, ये हम इतनी जल्दी इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट किया था। ठीक है। देवेंद्र, कृष्णा, हेमा, राफिया, आशा, सौरभ, सपना, सुमित, महिमा, पंकज, श्रद्धा, कोमल, पूजा, अंजना, क्या हमारी बात समझ में आ रही है आपको? सभी लोग को समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बात ही नहीं समझ में आ रही? ले, बात ही नहीं समझ में आ रही किसी को? क्यों भाई, क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे 27% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी में। ओबीसी में एक जाति है क्या? केवल एक ही जाति के लोग ओबीसी में हैं? भाई बहुत सारी कैटेगरी है ओबीसी में। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी में जो जितनी ढेर सारी जातियों को हमने लिया है, वो हम इस बिहाफ पर लिए थे क्योंकि वो पिछड़े वर्ग में थे, लेकिन अब हो सकता है कि उनका उत्थान हो चुका है। तो कुछ जातियां ऐसी होंगी ओबीसी में भी जो ऊपर आ चुकी होंगी समाज में, तो हम इनको आरक्षण न दे करके इनको बोलेंगे क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर बोलने का मतलब कि अब इनको जनरल के उसमें लिया जाएगा। तो अब ये कौन पहचानेगा कि क्रीमी लेयर कौन है? मान लो हमारे पास 30 जातियां हैं जो ओबीसी में आ रही हैं, सपोज 30 लोग हैं, 30 तरह के लोग जो नाम लगाते होंगे। अब 30 में से सपोज करो कि 12 लोगों का उत्थान हो चुका है। अब ये 12 कौन है? ओबीसी में ये 12 जातियां कौन है? तो ये कौन पता करेगा? तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, रामनंदन समिति बनाई जा रही है। वो ये पता करेगा कि किसका किसका उत्थान हो चुका है इसमें, और अगर उसका उत्थान हो गया है तो हम उसको क्रीमी लेयर में डाल देंगे। ये है बात हो रही है। अब समझ में आया? ठीक। अब किसका किसका उत्थान हो गया है, अब तुम लोग समझो। ठीक है, कि किसका किसका उत्थान हो गया है, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो अब होगा। अच्छा, इसमें ओबीसी हैं जो लोग मतलब जिनका उत्थान हो चुका है?
नहीं ना, सब किसी का उत्थान नहीं हुआ ना अभी, सब लोग 27% में है ना। ठीक, तो रामनंदन जो कमेटी है रामनंदन जो कमेटी है, यादव वर्मा मौर्य का उत्थान हो चुका है। हाँ, तुम बताओगे कि उत्थान हो चुका है कि नहीं, वो तुम बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि किसका उत्थान हुआ है। तो अब सिंपल सी बात ये समझो कि रामनंदन कमेटी बन गई। अब रामनंदन कमेटी, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, तो इन्होंने क्रीमी लेयर के पहचान के लिए ओबीसी में रामनंदन समिति का मतलब गठन कर दिया और पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग बना दिया। एक कह रहा है सर नौकरी चाहिए सर, यादव लोग को एससी में डलवा दीजिए, नौकरी मिल जाएगी। अबे खत्म होगा तुम, है जो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 1995 में क्या हुआ कि 1995 में एक 77वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि यहां पर पहले जोड़ा गया है 16(4). देखिए कैसे संशोधन किया जाता है, जरा ध्यान देखिए। 16(4) में वो क्या कह रहा है, 16(4) में वो कह रहे थे कि पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रतिनिधित्व सेवाओं आरक्षण का प्रावधान यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। जैसे हमने पुलिस वाला एग्जांपल दिया था कि पुलिस वाले में लगता है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट अगर पीछे है, उसका प्रतिनिधित्व कम है उसमें, जैसे 10% जनसंख्या थी और केवल 6% लोग ही उस सेवा में हैं, तो हम इसमें आरक्षण देकर इसको उठा सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि 77वां संविधान संशोधन कर दिया, 77, और संविधान संशोधन 77वां करके इसी में एक आर्टिकल ऐड करा दिया। यहीं पर क्या ऐड करा दिया, 16(4), और 16(4) में भी 16(4)A करा दिया, 4 के पास ही 16(4)A करा दिया। किस बिहाफ पर, कि प्रतिनिधित्व तो कम है, इनको उत्थान चाहिए तो इनको प्रमोशन दे दीजिए। तो पिछड़े वर्ग के लिए ये जो 16(4)A जोड़ा गया, तो इन्होंने सबको नहीं दिया, ओबीसी वगैरह को नहीं, इन्होंने एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे दिया कि एससी एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है 77वें संविधान संशोधन में, यहां से शुरुआत हो गई कि चलिए आपको प्रमोशन में भी मिल सकता है। तो इस तरह से चीजें की जाती है वहीं पर। अच्छा, 2000 में 81वां संविधान संशोधन हुआ और खाली पड़ी सीटों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया। अभी आप देखिए हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि कैरी फॉरवर्ड वाला केस, कि अगर इस साल अगर कोई सीट खाली रह जाती है रिजर्वेशन में, वो नहीं भर पा रही है, तो हम अगले साल उसको कर लेंगे और टोटल सीट 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये लोग कहते हैं नहीं, अगले साल का जो रिजर्वेशन है वो तो रहेगा ही, और ये जो इस साल का खाली हुआ है हम ये पूरा भरेंगे, और अगर ये 50% से ऊपर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो मतलब ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सीमा 50 से ऊपर जाती है, केवल खाली सीटों के लिए बात हो रही है, आपके आरक्षण के लिए नहीं हो रही है, खाली सीट जो है जिसमें फिल नहीं हो पा रहा है, मतलब 15 अगर एससी कैंडिडेट चाहिए थे, इस 15 एससी कैंडिडेट में अगर इनको 7 ही मिले, सपोज 7 ही कैंडिडेट मिल पाए, अब 7 ही मिले ही नहीं, तो 8 सीटें खाली हो गई, तो ये 8 सीटें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और अगले साल जो आएंगे तो 15 तो आनी ही आनी है, 15 तो आनी आनी है उनके लिए जो अगले साल का आना है। ये थोड़े ना करेंगे कि 8 सीट खाली है तो चलो हम 7 सीट करेंगे, नहीं, 15 उनकी आनी ही आनी है। वो ये जो 8 है इसको भी ऐड करना है, यानी अब वो 15 तो भरेंगे ही भरेंगे अगले साल के, और इस 8 को भी भरेंगे, तो 15 8 22, और अगर ये सीट बढ़ती है, मान लो 15 के बजाय अगले साल ये 20 कर देते हैं, तो भी वो ऐड रहेगा। तो ये कहने का मतलब था इनके कि अगर इन सबको ऐड करने के बाद भी वो 50% से ऊपर खाली पड़ी सीट का जाता है तो भी हम कर सकते हैं। तो आपको इतना डिटेल नहीं देखना है, केवल हम आपको समझाने के लिए बस ये चीजें बता रहे हैं। आप केवल 16 वाले को एक अच्छे से समझ लो कि 16 वाले में क्या था कि भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी के साथ, लेकिन मतलब सॉरी 16 वाले में नौकरी वाला था कि
सरकारी नौकरी में आपको आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन समय समय पर उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 95 और आपका ये 16 समझ में आ गया सबको? आर्टिकल 16। आगे बढ़ते हैं। 17 कहता है अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी। आपको हमने बोला था छुआछूत वाला एक कानून बनाया गया 1955 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। 1955 में एक नियम बनाया गया, और अगर आप इस तरह से कोई भेदभाव करते हैं तो 6 महीने, हाँ लगभग 6 महीने का तो जेल डायरेक्ट है कि 6 महीने का जेल हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, वो है। तो ये बात हो गई आपकी। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको बदल दिया गया 1976 में। इस कानून का नाम बदल गया, अब इसको कहते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब इसको कहा जाता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक, और ये कब हुआ था? 1976 में। तो फिर से हमारे साथ बोलिए, अनटचेबिलिटी का जो कानून बना है उसका क्या नाम है? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कब बना है? 1955 में। यह एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए आपको जेल हो सकती है। अब इस अधिनियम को क्या कहा गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। दोनों चीजें याद रखने के। अब इसका क्या नाम है और किस नाम से ये शुरू हुआ था? आते हैं स्टूडेंट्स, उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल। आपको बताया था राजा महाराजा जो उपाधि लिया करते थे, अब वो आप नहीं लेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक, राय बहादुर का बेटा राय बहादुर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सब चीजें नहीं होंगी। महाराजा धीराज 1008 श्री श्री पधार रहे हैं, दरबार में सब लोग खड़े हो जाइए। अगली बार उसका बेटा भी आ जाए, भले कुछ न जानता हो, वो भी हो जाए महाराज। ठीक है, तो अब ये सब चीजें नहीं होंगी। क्या कह रहे हैं? स्टेट, स्टेट का मतलब सरकार, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। स्टेट के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शिक्षा में और सेना में या पुलिस में हम ये उपाधि दे सकते हैं। तो कुछ चीजों को थोड़ा सा बाहर रखा गया। शिक्षा के से रिलेटेड अगर है और सेना से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम ये उपाधि दे सकते हैं। ठीक है, कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। मतलब पता चला कि वहां पर चल रहा है प्रिंस का, इंग्लैंड से आया, वहां पर अलग उपाधि चला करती है, आया वो देश में तो उसको एक उपाधि दे दिया आपने। ऐसे नहीं ले पाओगे आप, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। आप कहोगे कि हमारा देश हमको एक उपाधि देना चाहता है, तो राष्ट्रपति अगर स्वीकृति देते हैं, प्रेसिडेंट हमारे, तो आप ले सकते हैं। बिना प्रेसिडेंट की स्वीकृति के आप नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजें होती। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, मतलब वही जो विदेशी, लेकिन राज्य के अंतर्गत, अच्छा भारतीय नागरिक तो ले ही नहीं सकता उपाधि। ठीक है, वो किसी भी तरह से नहीं ले सकता। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि नहीं लेगा। मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आया है, फॉरेनर के लिए बात हो रही है, और उसके देश में उपाधि देने की प्रथा है सपोज करो, और वो यहाँ आकर के रह रहा है, उसको कोई एक पोस्ट मिल गई है, मतलब लाभ का पद होता है, जैसे कोई है ना, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया गया हो उसे, तो राष्ट्रपति की अगर सहमति होगी तभी, भले उसका देश उसको उपाधि देना चाहे, लेकिन पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, भाई हमारा देश हमें ये उपाधि देना चाहता है, क्या हम ले लें? राष्ट्रपति कहेंगे नहीं, तो आप नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रपति कहते हैं हाँ, तो आप ले लेंगे उपाधि। तो ये चीजें है कि विदेशियों के ऊपर भी ये चीज लागू होती है। भले आपके देश में उपाधि चलती हो, लेकिन भारत में उस उपाधि को रखने के लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होगी। 1954 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1954 में भारत रत्न वगैरह की शुरुआत की गई। तो भारत रत्न की शुरुआत हुई और पद्म विभूषण वगैरह ये साथ चालू हुए, जो मेन पुरस्कार चालू हुए। जैसे 1954 में ऐसा कुछ हुआ, एक व्यक्ति है बालाजी राघवन, इन्होंने एक और
पहले एक केस किया था 67-68 के आसपास। तो उस समय ही उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि भाई उनके केस को खारिज कर दिया गया था। लेकिन एक बार केस फिर हुआ था 1996 में। तो बालाजी राघवन वाद बोला जाता है इसे। वाद मतलब कि जो केस होता है 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर है। क्योंकि बार बार ये उपाधि को लेकर ही चीजें हो जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो ये उपाधि और पुरस्कार समझ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार ये उपाधि नहीं है, बल्कि सम्मान है। और ये उस व्यक्ति ने अपनी योग्यता से उसको कमाया है। और हम किसी को योग्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि इस आधार पर उसको ये नहीं कह सकते कि ये पुरस्कार का हकदार नहीं है, और ये कोई समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये सब जो थे आपके कौन है, ये पुरस्कार है। अतः केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक है। लेकिन इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता। मतलब अब आप ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आप अपना नाम लिख रहे हो, तो जैसे हम लोग डॉक्टर लगा लेते हैं, इंजीनियर लगा लेते हैं, क्योंकि शिक्षा में अलाउ है, सेना में अलाउ है, ठीक है, पुलिस में, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो उस आधार पे आप अपने नाम के आगे भारत रत्न लिख करके ऑफिशियली नहीं चलेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न देश लता मंगेशकर, मतलब जो भी लोग हैं, तो ये नहीं करेंगे। हाँ, आप हैं, उपाधि मिली है, बस आप अपना सचिन तेंदुलकर लिखिए, इतना सफिशियंट है। नहीं, पुरस्कार मिल सकता है, देखो वही तो हम कह रहे हैं, उपाधि पुरस्कार में अंतर डिफाइन तो कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। यही तो 1996 है कि हर चीज उपाधि नहीं है, हर चीज उपाधि नहीं है। उपाधि का मतलब ये था कि जो एक परंपरा से चला आ रहा था कि राजा बैठा हुआ है, महाराजा, वो मरा तो उसका बेटा उसकी जगह बैठ गया, भले वो योग्य हो या ना हो, वो मरा तो उसका बेटा बैठ गया, और वो उपाधि लेता चला जा रहा है। ये है पुरस्कार, है जो उसने योग्यता से कमाया है, जो उसकी टैलेंट के आधार पर उसने उस चीज को अर्जित किया है, वो पुरस्कार, वो सम्मान की कैटेगरी में आएगा। तो ये चीजें हैं। तो उपाधि इस चीज को नहीं कह सकते, सम्मान एक अलग चीज होता है। जैसे हमने किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया, अब आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया, तो रमन मैग्सेसे एक पुरस्कार है, सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है आपके लिए। भले ये बाहर का देश देता है, लेकिन रमन मैग्सेसे उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। ठीक है, कि आपने जैसे केजरीवाल जी को मिला है आरटीआई के लिए, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो किया गया था उसके लिए केजरीवाल जी को मिला हुआ है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत नहीं देता है, बाहर के देश देता है, लेकिन ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है, सम्मान है, ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो यही तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि पुरस्कार और उपाधि में अंतर है। वही तो बता रहे हैं कि दोनों चीजों में अंतर है, आप हर चीज को उपाधि ना समझें। पुरस्कार एक डिफरेंट चीज है, उपाधि एक अलग चीज है। तो उसी चीज को इन्होंने डिफाइन किया था इस केस में। तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन हुआ था बालाजी राघवन वाद, जो 1996 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि उपाधि क्या है और मतलब पुरस्कार क्या है। अब इसके अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे आपके कि मतलब क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा लिखना है तुम्हें। तो अब इसके बाद आपका क्लियर हो गया पॉइंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर वही पूछ रहे उपाधि क्या होगी, फिर वही कह रहे हैं तुम्हें कि तुम्हारे पिताजी ने जो उपाधि ली है, तुम आए हो, तुम भी वही उपाधि लेके चल रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी वही लेके चल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे लेके चलेंगे, ये उपाधि हो रही है। आता जाता कुछ नहीं, महाराजा धीराज लेके चले हैं, चाहे 2 दिन बाद निपट जाए। ठीक, तो अब ये उपाधि होता है, योग्यता के आधार पर अगर किए तो हम उसे उपाधि नहीं कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पुरस्कार। अब जैसे मुगल काल में खुद ही खलीफा बन जाते थे सब, खुद ही वो लोग खा के उपाधि ले लिए, खुद ही मलिक फिरोज, खुद ही मलिक कह रहे, खुद ही गाजी कह रहे सब। कोई कोई उपाधि नहीं देता था तो खुद ही उपाधि ले लेते थे। मतलब एक आदमी होता था जिसको कोई उपाधि दे रहा है, वो खुद ही उपाधि लेके घूम रहा है, ठीक है, कि हम ये हैं, भले उसके योग्य ना हो, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं। राष्ट्रपति उपाधि नहीं दे सकता, वो एक अनुमति दे सकता है कि अगर वो चल रहा है तो परमिशन दे सकता है कि हाँ ये अलाउ है, ये आप रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 समझ गया आप लोग, विधि के समझ, 15 समझ गया, 16 समझ गया, 17 समझ गया, 18 समझ गया। ओके, हेलो, अबे अब तुम लोग खत्म हो। इंजीनियर उपाधि है, डॉक्टर उपाधि है, जब कह दिए कि शिक्षा में अलाउ है तो अलग अलग बताएं।
दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं, पता नहीं क्या सुनते हैं। कह रहे हैं कि शैक्षणिक शिक्षा में अलाउ है, सेना में अलाउ है, पुलिस के उसमें अलाउ है। 3 पॉइंट हमने बोल ही दिया। जब आपको, आप लोग पढ़ क्या रहे हो भाई? या तो आप चीजों को समझ नहीं रहे। और वैसे भी जो डॉक्टर आप लगाते हैं तो वो राह चलता आदमी डॉक्टर नहीं लगा लेगा, वो आपने अपनी योग्यता से अर्जित किया है। डॉक्टर आप तुरंत थोड़ो कि अभी पढ़ रहे हो तुम, मैं इंजीनियर, अरे लगाने से तुम्हारे थोड़ा हो जाएगा, उसके योग्य तो बनो ताकि उसके आगे वो लगाया जा सके। नहीं कोई ऐसा, हम डॉक्टर अगले दिन ये लो सफेद वाला कोट पहने पहुंच गए एमबीबीएस बन के अस्पताल में ऑपरेशन करेंगे। कौन? हम डॉक्टर। अरे तो खाली कोट पहनने से डॉक्टर थोड़ा बन जाओगे? डॉक्टर पीयूष कुमार, अगले दिन से हम एमबीबीएस ले कोट पहने पहुंच गए। अरे योग वो दिया जाएगा जब योग बनोगे उसके, तब वो लगाओगे हाँ ठीक है अब हम डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ, अब जैसे जूनियर इंजीनियर जेई है, ये आप अर्जित करेंगे। ये एक पद है जो एक योग्यता रखता है, मतलब उसके काबिल आपको बनना पड़ेगा। यही आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, तब आपको चीज मिलेगी। ठीक है ना? अभी तुम यही लगा लो, है कुछ नहीं, यही लगा के घूम रहे हैं, तो अब ये थोड़ा कहेंगे अब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ओके कोई बात नहीं, कूल डाउन पांडे जी, कूल डाउन। ठीक है, तो चलो अब आधे कमेंट हम आपके नहीं पढ़ रहे, बेवकूफी वाले कमेंट हैं आपके। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या, कहाँ तक हमने बात कर ली। 12 से 35 वाले में हम लोगों ने अब 12 से 18 तक बात कर ली। आगे देखते हैं स्टूडेंट, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आने वाली है आपको जो स्वतंत्रता मिलती है। क्या है स्वतंत्रता? आर्टिकल 19 टू 22। बोलो हमारे साथ, कहां से कहां तक स्वतंत्रता का अधिकार है? कहां से कहां तक है? 19 से 22। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। लेकिन 19, 20, 21 के बाद एक और आएगा 21A, मतलब टोटल 5 आर्टिकल आएंगे। एक 19 आएगा, एक 20 आएगा, एक 21 आएगा, एक 21A आएगा, उसको ऐड किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन वाला। तो 21A आएगा और फिर आएगा 22, तो टोटल 5 आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, पहले हम ब्रीफ आइडिया देखते हैं स्टूडेंट, जल्दी से ब्रीफ आइडिया देखते हैं, फिर हम लोग डिटेल देखते हैं। तो ब्रीफ आइडिया कैसे देखेंगे हम लोग? आर्टिकल 19 क्या कहता है हमें? ये हमें 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम देता है। बात हम करेंगे वो अभी, बस इतना समझ लो कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 प्रकार के फ्रीडम मिलते हैं। 19 के अंदर ही, केवल आर्टिकल 19 के अंदर ही हमें 6 प्रकार के फ्रीडम मिल जाते हैं। ठीक है, 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई अपराध किया है उसके रिस्पेक्ट में, जब तक कोर्ट आपको दोषी साबित नहीं कर दे रहा तब तक आप अपराधी नहीं हैं। अगर आप कोई अपराध करते हैं, कोई एक अपराध कर दिया और उसकी आपको सजा मिली है, तो एक गलती की केवल एक ही सजा मिलेगी, बार बार आपको उसी गलती के लिए सजा नहीं दी जाएगी। जैसे लालू यादव जी चारा घोटाले में पकड़े गए, अब चारा घोटाले का मान लो कि उन्होंने सजा काट ली, सजा कंप्लीट, अब दोबारा उनको चारा घोटाले के मामले में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एक गलती की एक सजा है, उस गलती के लिए सजा काट चुके हैं। हाँ, अगर वो दूसरी गलती करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो बाहर है, अगली बार आप भी खुन्नस में, नहीं लालू जी ने चारा घोटाला किया था फिर से जेल में डालो, नहीं, अब उस गलती के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसकी सजा वो काट चुके हैं। मतलब ये है इसका, आपने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और आपको मर्डर, उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया और आपको जेल हो गई। ठीक है, या किसी के घर आपने चोरी की और फिर चोरी के रिस्पेक्ट में आपको जेल में डाला गया और आपका सजा पूरी हो गई, अब बाहर आ गए, 15 दिन बाद आपने फिर कहा 15 दिन पहले इसने चोरी की थी, इसको फिर से जेल में डालो, नहीं, अब उस अपराध के लिए नहीं डाला जाएगा। हाँ, दोबारा अगर उसने चोरी कर ली है,
या वहां अगले दिन मतलब कर दिया, कुछ और ज्यादा सामान चुरा ले गया, तो अब इसको लेकर के जा सकते हो। तो एक गलती की एक सजा है, उस गलती के लिए आप फिर से नहीं कर सकते जब तक कि वो दोबारा ना करे। एक आदमी को मार दिया आपने, आपको सजा हो गई 10 साल की, ठीक, उसको लेकर के दोबारा नहीं हुआ। हाँ, दोबारा अगर किसी और को मार दिया उसने, अभी सोनू को मारा था, अगली बार उसने मोनू को मार दिया, तो अब मोनू के लिए फिर जाएगा वो, तो मोनू के लिए फिर तो होगी, तो हो सकता है 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तो एक गलती के लिए एक सजा है। तो अब खरी के लिए लालू जी जेल जाएंगे? खरी क्या, ये कौन सा घोटाला हो गया है देवेंद्र? कह रहे खरी के लिए जाएंगे, तो हमको अभी पता नहीं कि खरी क्या है। तो एक गलती के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया है, तो यही 20 है। ठीक है, आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जब तक आपको दोषी नहीं साबित कर दिया जाता तब तक आप दोषी नहीं हैं। ठीक है। एक, अब जब समझा दिए एक गलती के लिए एक सजा, अब कह रहा है एक से ज्यादा अपराध किए हैं, अरे तो जितने अपराध किए उसके लिए अलग अलग सजा होगी। अभी किसी को तुमने मृत्युदंड दे दिया है, किसी घर चोरी कर लिया है, कुछ कर लिया है, तो सबका केस चलेगा भाई लेकर के। उसके लिए तुम्हें मृत्युदंड वाला 10 साल जो होगा वो होगा। अगर तुम चोरी को लेकर चले गए तो उसके लिए भी चलेगा उसके ऊपर। ठीक, तुमने अपनी बीवी को मार दिया है तो उसका केस अलग चलेगा। तो इससे बढ़िया है कि निपट ही जाओ, जब एक से ज्यादा कर दिए हो और मर्डर भी कर दिए हो, तो इससे बढ़िया क्या मतलब है केस चलाने का? एक बार उम्र कैद ले लो सीधे, कह दो भैया उम्र ही कैद दे, तो काहे बार बार चला रहे हो केस, है ना? लेकिन ये प्रावधान है, अलग अलग केस में अलग अलग वो चलेगा आपके ऊपर। तुम लोगों को बेवकूफ, तुम लोग को दिमाग जो है वो है पैदल। अभी वयस्क हो गए हो लेकिन दिमाग अभी दिमाग से पैदल हो, कुछ समझ समझ में तुम लोग के नहीं आता। एक साथ सर 2 लोगों को मर्डर कर दें, अरे तुम 3 को कर दो, 4 को कर दो। एक परिवार का एक आदमी है, दूसरे परिवार का दूसरा आदमी है, तीसरे परिवार का तीसरा आदमी है, तुम तीनों को मार दो, तीनों पहुंच जाएंगे। 10 साल उसके लिए होगा, 10 साल उसके लिए होगा, 10 साल उसके लिए होगा, निपट जाओगे तुम। छोटी सी बात नहीं भेजे में घुसती भाई तुम लोगों के। फिर कहते हो सर हाइपर हो जाते हैं, सर गुस्सा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें तुम लोग का समझे में नहीं आता। अरे भगत सिंह का केस तुम्हें नहीं पता? बम कांड के लिए वो दोषी बनाए गए थे, केस चला दिया गया था लाहौर षड्यंत्र का। भगत सिंह जब बटकेश्वर जब असेंबली में बम फेंके थे, उसमें कोई उनका दोष सिद्ध हो नहीं पा रहा था, लेकिन पकड़े गए। केस कौन सा चला दिया गया? पीछे वाला, लाहौर षड्यंत्र, जिसमें फांसी दे दी गई। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए कूल डाउन, नॉर्मल, ठीक, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है आपको? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपकी कोई जान नहीं ले सकता, आपको कोई जान से नहीं मार सकता, ये आपका अधिकार है। कोई मारने आए तो कह दो भैया मतलब वो कोई मारने आएगा, आप कहोगे मेरा मौलिक अधिकार है। मतलब आप समझने वाले क्या समझते हैं, सर ये मेरा मौलिक अधिकार है, वो मुझे मारने क्यों आ रहा है? और हमारे आर्टिकल 21 में कहा जा रहा है कि जान नहीं ले सकता, तो अब उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन समझाओगे कि आर्टिकल 21 कहता है कि मेरी जान मत लो भाई, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अरे जब मार ही देगा तो तुम जाओगे कैसे? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अधिकार ये है कि वो दूसरा व्यक्ति भी समझे कि आपकी जान नहीं लेना है। ठीक है ना? और अगर कोई फॉरेनर आता है, आप कितना भी वो आपका दुश्मन हो, लेकिन आप उसको जान से मत मारिए, आपको सजा हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये चीज। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मतलब कुछ आपके स्वतंत्रता हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, प्राइवेसी है आपकी, ये सब इसी में आता है। देखिए 21 में बहुत सारे अधिकार आते हैं, बहुत सारे। अब तो हम सब बता नहीं सकते, करीब करीब ये 36 के आसपास आते हैं, 36 अधिकार आते हैं इसके अंदर 21 के। आर्टिकल 21 में जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, लगभग लगभग 36 प्रकार के आपके अंदर आते हैं। आपको जान के नहीं, इवन पहले क्या था कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते थे, मतलब वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड था कि आप अपनी भी जान नहीं ले सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब था कि आप दूसरा तो आपको मार ही नहीं सकता था, आप भी अपनी जान नहीं ले सकते थे।
लेकिन बाद में 2017 में बदला गया था। कुछ चेंजेस हुए हैं। आज सुसाइड को फिर बाहर रख दिया गया। सुसाइड मतलब कुछ कंडीशन में हो सकता है। तो अगर मान लो बहुत जैसे आप कोई जीवन रक्षा प्रणाली पे सपोज करो, तो जीवन उसको आत्महत्या तो नहीं कहेंगे हम, वो दूसरा आता है, वो अलग कैटेगरी में आता है कि कोई एकदम कोमा में चला गया है या जीवन रक्षक प्रणाली वेंटिलेटर पे ही है। अब वो है तो इस तरह से एक अधिकार मिलता है कि आप उसको जीवन रक्षक प्रणाली से हटा सकते हैं और मृत्यु दी जा सकती है। ये है अभी लीगल है ये वाला पॉइंट। ठीक है। और एक इलीगल है कि अगर वो व्यक्ति कहता भी है कि हमें इंजेक्शन देके मार दो या कुछ ऐसी दवाएं देके मार दो, तो ये इलीगल है। लेकिन वेंटिलेटर वाला जो केस है उसमें है कुछ प्रावधान है कि अगर वो कोई विल लिख के जाता है व्यक्ति कि अगर मान लो कोई दिक्कत होती है हमें और ज्यादा परेशानी होती है तो आप जीवन रक्षक प्रणाली से हमें हटा सकते हैं। ये चीज है, ये लीगल बना दी गई है। और 2017 के बाद जो है वो सुसाइड वाला भी कर दिया गया था लागू। उससे पहले नहीं था, आप अपनी जान नहीं ले सकते थे आर्टिकल 21 के तहत। तो इसमें बहुत सारे हैं। इवन आपको सोने का अधिकार है, ये आपके सोने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। ये आपके प्राइवेसी में आता है, प्राइवेसी निजता का अधिकार, इसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक तो बहुत हंसी वाला है, एक बहुत बाद में ऐड किया गया था। उसको बोलते हैं कि जैसे स्त्रियों को कुछ अधिकार नहीं था, मतलब कि जैसे पति बहुत अत्याचार करता था और पति उसको अच्छा नहीं मिला है और बार बार दिक्कत पैदा करता था, तो पति क्या होता था कि पति को बहुत सारे अधिकार थे पुरुषों को। भाई अब उसको क्या पता बाहर जाके वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किस पे लाइन मार रहा है, तो अब ये तो पता नहीं चल रहा। तो ये सब चीजें थी उसके पास और उसको एक अधिकार दिया गया, आप भी लाइन मार सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका पति आपके काबिल नहीं है और दिक्कत है। ये है आजकल आर्टिकल 21 में है। ठीक है, प्राइवेसी का उसमें एक आता है कि अगर उसको ऐसा लगता है तो वो भी लाइन मार सकती है। ठीक है, कि वो क्यों भाई हमारा अधिकार नहीं है क्या, कि और ये पुरुषों का अधिकार है, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है क्या? तो ये आर्टिकल 21 के तहत ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपनी सीमा न क्रॉस करे, बस ये है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो किया गया था। दोनों ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप समानता की बात कर रहे हैं तो दोनों की बात करिए। पुरुष तो अपना मतलब एक इधर है, घर वाली भी है, उधर बाहर वाली भी है, दो ठो और है, स्त्री कहाँ जाए? तो भैया ये भी था कि अगर वो प्रूफ कर देती है कि भैया दिक्कत है, ये आदमी हमारे लायक नहीं है, आगे चल के बड़ा गड़बड़ होने वाला है, कुछ होगा ही नहीं, तो फिर इस तरह से चीजें हो सकती हैं, स्त्री भी ये कदम उठा सकती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सामाजिक तौर पे सीधे कह दे लो तुमको छोड़ रहे जा रहे हैं, हमारा एक तो बॉयफ्रेंड आ गया हम जा रहे हैं, मतलब तरीके हैं। अब इस तरह से नहीं कि एकदम करके चल दो, कुछ है उसमें, है ना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज कुछ नया जानने को मिला। अबे तुम लड़की थोड़ो हो, तुम्हें जानने को मिला, लड़की कहे तो समझ में भी आए। तुम तो पहले ही से अधिकार लेके चल रहे हो, कह दोगे कि हम पुरुष हैं। चले कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए ये दिया गया और ये हम अच्छा मानते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी। ये देना अधिकार बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि ये जब चीज नहीं थी तो बड़ा दिक्कत था, औरतों के साथ उत्पीड़न होने लगता था और बहुत सारी चीजें थी। अब अधिकार तो कम से कम उसके पास है, भैया हम कोर्ट जा सकते हैं, हम तुमको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 से क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन। देखिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ये है आर्टिकल 21 के तहत कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, ये ऐड किया गया है बाद में। देखो एक और बात बता दे, जहां पर ये जुड़ जाता है ना 21A, 4A, 9A, मतलब ये अमेंडमेंट है। जिनके साथ ए बी ये सब जुड़ जाए, समझ जाओ कि ये बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो जैसे ही ये सब समझ जाओ तो इसका मतलब कि वो एडिशन है, कुछ ना कुछ किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, 86 अमेंडमेंट। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसके तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। क्लियर है?
थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, थोड़ी सी इसकी जानकारी हम दे देते हैं डिटेल में, अभी थोड़ा सा डिटेल, ये बेसिक आगे हम डिस्कस कर लेंगे। राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी में था। डीपीएसपी में मतलब ये था आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 45 जो था, आर्टिकल 45, ये आर्टिकल 45 हमको ये शिक्षा का अधिकार दे रहा था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 45। अब डीपीएसपी जो होता है वो डीपीएसपी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएससी बस एक निर्देश देता है राज्य को या सरकार को कि वो इन चीजों का ध्यान रखे, लेकिन क्योंकि ये मूल अधिकार में शामिल नहीं था तो इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की सीधे पहुंच जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने, मतलब जो बाद के लोग आए, इन लोगों ने सोचा कि अगर हम इसको मूल अधिकार में ही शामिल कर दें, यहां से अगर हम चेंज करके हम इस राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को अगर हम मूल अधिकार में जोड़ दें तो इसको नहीं छीना जा सकता, फिर व्यक्ति चला जाएगा कोर्ट। इसलिए इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 21A, और ये सीधे मूल अधिकार में ऐड किया गया, और उन्होंने सीधे राइट टू एजुकेशन 21A के तहत दे दिया। तो डीपीएसपी जो था, जो ये सुनिश्चित करता था कि इनको शिक्षा देनी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। आप इसके लिए लेकर के उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते थे, क्लियर है, क्योंकि वो डीपीएसपी में था। वो उनके बुद्धिमत्ता पर है, उनके दिमाग पर है कि वो इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन जो चीज मूल अधिकार में शामिल हो गई तो उसको लेकर के आप जा सकते थे। तो राइट टू एजुकेशन को उन लोगों ने 21A के तहत सीधे मूल अधिकार में शामिल करा दिया, संशोधन कराकर। तो ये है पॉइंट। आगे हम देखेंगे कि आपके लिए भी कुछ अधिकार है, केवल गवर्नमेंट का नहीं है, परिवार का भी है, कि वो परिवार किस तरह से उसको एजुकेशन दे। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपका भी मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में एक चीज डिफाइन है, तो आपको भी वो चीज देखनी पड़ेगी। 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब गिरफ्तारी से बचाओ। ऐसा नहीं है कि कभी भी मुंह उठा करके पुलिस आए और आपको उठा करके ले जाए। मतलब प्रावधान ये किया गया 22 में कि अगर आपके पास वो पुलिस आती है तो आपको पहले अरेस्ट करना है तो वारंट दिखाए कि जो एफआईआर है अगर आपके खिलाफ की गई है तो उस एफआईआर को देख करके करना चाहिए, और अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो फिर आपको वकील रखने का अधिकार है कि आप अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। ये कुछ है। 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में मतलब जज के सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपको जब गिरफ्तार किया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये कुछ ऐसे थे जो आपको इस आर्टिकल 22 में दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया ये था। अच्छा, इसी आर्टिकल में एक और बात की गई है, वो जो नजरबंद किया जाता है ना, घर में ही बंद कर दिया जाता है, जेल न ले जा करके, जैसे कश्मीर वाले मुद्दे पे बंद किया गया था, 370 जब लागू करना था, तो वहां के जो महबूबा हुआ थे, अब्दुल्ला थे, सबको नजरबंद नहीं कर दिया गया था। आर्टिकल 22 में ये प्रावधान है कि अगर हमें कोई खतरा लगता है, इंटेलिजेंस की अगर कोई सूचना है खुफिया एजेंसी की कि इनकी वजह से कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उनको नजरबंद किया जा सकता है, लेकिन वो 3 महीने तक का प्रावधान है। अगर 3 महीने से ऊपर करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है एक न्यायिक समिति से या उनसे कि हम 3 महीने को ये बढ़ाना चाहते हैं। तो 3 महीने तक नजरबंद करने का है। अपराध करने से पहले भी है कि अपराध अभी हुआ नहीं है, उसके पहले भी अगर हमें लगता है कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, एकता अखंडता में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको नजरबंद करने का प्रावधान है। ठीक है, वो आर्टिकल 22 में ही है। ठीक है, ये चीज कही जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ताडा वागदा, ये जो लगता है आपका, ठीक है ना, ये सब इसी उसमें आ जाता है आपका। पोटा लग जाता है, ठीक है, जो राजा भैया पे लगा था, पोटा लगा था ना, तो पोटा लगेगा, ताडा लगेगा, ये सब जो है सब आर्टिकल 22 में है। डिटेल में जब देखोगे तब ये चीजें आती है। तो बेसिक में हमने आपको ये चीज समझाई। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो चैंपियंस, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बेसिक डेफिनेशन दी हमने आपको। ठीक है, क्या दिया हमने आपको? बेसिक डेफिनेशन दिया। चलिए, आप कुछ देर के लिए सामने आए हम लोग, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। चलो, कुछ पूछते जाएंगे, 2 मिनट के अंदर आप लोग आंसर देते जाएंगे। अंजलि, आयुष, सुमित, प्रियंका, महिमा, सावित्री, शिवराम, अमित, सूरज, जल्दी से आप लोग टाइप कर दे राइट टू फ्रीडम के कितने आर्टिकल हैं, तब तक आप लोग के नाम पढ़ लें हम। आप लोग टाइप करते रहिए।
जो टाइप नहीं करेगा उसके फ्रीडम को खत्म किया जाएगा। कोमल, निधि, नवीन, रविंद्र, देवेंद्र, हर्षवर्धन, हेमा। क्यों भाई देवेंद्र, अभी नहाए नहीं हो क्या है, इसीलिए फोटो नहीं आ रही है? हर्षवर्धन ठीक है, आ गया। अंजलि, राफिया, हाँ ये वही लोग हैं जो लोग नहाए नहीं है, वही लोग सामने नहीं आ रहे। समझ गए हम, ठीक, ओके। टाइप कर दिया आप लोग 19 से 22। चलिए जल्दी से हम पूछते हैं आपको, राइट टू एजुकेशन किस में ऐड कर किया गया? राइट टू एजुकेशन, फटाफट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। 21 से, वेरी गुड। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। 21 या 20? 21 या 20 कौन सा है? 20 नहीं है, 21 ही है, ठीक है। 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दोनों 21 में है, और 21 में एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, वेरी गुड। गिरफ्तारी से बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कुछ नियम बनाए गए जिससे आपको गिरफ्तारी से बचने का मिल जाता है। 20 नहीं है भाई, 22 है, गिरफ्तारी से बचने वाला वो आपका 22 है। 20 में तो ये बताया गया है कि दोष जब तक सिद्ध नहीं हो गया है तब तक आप अपराधी नहीं है। दोष जब तक सिद्ध नहीं हो गया है तब तक आप अपराधी नहीं है। अरे जैसे अब चल नहीं रहा है, ये हमारे मीडिया वाले खुद ही जज बन जाते हैं, वो खाली पकड़ा गया है पहले ही चालू हो जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको अपराधी घोषित कर देते हैं। कोर्ट अभी निर्णय नहीं दिया, ये पहले ही अपराधी है, तो ये हमारे मीडिया वाले पहले ही सब बन जाते हैं। तो ये 20 हमें ये बताता है कि 20 का मतलब है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं है, और आपके लिए कुछ प्रावधान है, एक गलती की एक ही सजा आपको मिलने वाली है 24 घंटे के अंदर आपको। तो ये 24 वाला तो बाद में है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं आपको जो बताया गया है, ठीक है। अच्छा, हाँ 24 वाला भी उसमें है, एक गलती की एक सजा है, और उसके बाद अगर वो पकड़ भी लेते हैं तो आपका इस सब चीजें हैं। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक क्या करना होगा आपको? अपराधी नहीं मानना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उसने अपनी सजा काट ली है, एक अपराध हुआ है और उसने अपनी सजा काट ली है, हम उसको अपराधी बोलेंगे? हम उसको अपराधी बोलेंगे? नहीं, कानूनन नहीं है वो, समाज बोलता है वो अलग बात है, कानूनन अपराधी अब नहीं है वो। अगर उसने अपनी सजा काट ली है, जिस अपराध के लिए वो गया था और उसने सजा काट ली है, तो अब उसको अपराधी आप नहीं कहेंगे। वो अलग बात है कि समाज उसको अभी भी अपराधी की नजर से देखता है, लेकिन कानूनन अब वो अपराधी नहीं है, ठीक है। ये बात उस चीज पे भी लागू होती है कि अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो भी उसको अपराधी नहीं बोला जाएगा जब तक कि कोर्ट कोई सजा न सुना दे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो उसमें बताया जाता है सब, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 20 में ही जानते हो एक और बात बोली गई है, आर्टिकल 20 में ही एक बात कही गई है, जैसे पुलिस वाले में आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई मूवी आती है तो मूवी में जैसे आता नहीं कोर्ट में वो, अरे अभी कौन सी एलएलबी वाली आई थी, अक्षय कुमार वाली एक आया था, तो पुलिस को जो बयान दिया जाता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। कि जैसे अगर याद हो कि पुलिस को अगर आपने कोई बयान दे दिया है या समथिंग, ठीक है ना, तो कोर्ट में वो चीज नहीं मानी जाती है। इसको, ये तीसरा क्लॉज है, इसी 20 वाले में ही एक क्लॉज है और, कि खुद की गवाही आपकी तब तक नहीं मानी जाती जब तक जज ने खुद न सुना। ये थर्ड क्लॉज है इसमें, एक 3 क्लॉज है इस आर्टिकल 20 में, तो जिसमें से एक क्लॉज और है गवाही वाला, कि
जब तक आप खुद जज के सामने नहीं एडमिट कर लेते कि ये चीज ऐसा हुआ है, तब तक वो मान्य नहीं है। भले आप वो पुलिस के सामने क्यों ना किए हो, भले आप किसी दूसरे आदमी के सामने क्यों ना किए हो, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानती। जब तक आप कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के सामने आप वो एक्सेप्ट ना कर लें, तब तक ये नहीं होगा। हो सकता है कि पुलिस ने आपकी मारपीट करके करवा दिया हो, उठा के ले गई हो, 2 दिन अच्छी धुनाई की हो आपकी और निपटा दिया हो, फिर कहा हो कि बेटा समझ लो। तो इसलिए कोर्ट इस चीज को नहीं कहता। तो आपकी जो गवाही है वो तभी मानी जाती है जब आप कोर्ट के सामने खुद एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक क्लॉज इसमें 20 में है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं कि एक गलती के लिए एक सजा, खुद की गवाही, ठीक है, आपकी खुद की गवाही वहां होनी चाहिए, ठीक है। कोई अपराध आपने अगर ऐसा किया है, चलो अब डिटेल बाद में देंगे, नहीं तो फिर यहीं पे शुरू हो जाएगा, डिटेल हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 19 में क्या बोल रहे हैं हम लोग, 6 प्रकार के हमें फ्रीडम मिलने वाले हैं, हम बताएंगे आपको अभी वो 6 फ्रीडम कौन से हैं आपको, 19 में कौन से हैं। 20 में आपको क्या मिलने वाला है, 2 सिद्धि, मतलब एक गलती के लिए एक सजा, खुद की गवाही मानने। तीसरा, अगर आपने कोई अपराध पीछे कर दिया है, 1987 में किया है और कानून उसका बन रहा है 1995 में, तो आपको उसके लिए सजा नहीं होगी। मतलब अगर वो पीछे आपने अपराध किया है और उस समय वो कानून नहीं था, तो उस चीज के लिए आपको नहीं हो सकता। जो कानून उस समय रहा होगा उसी के आधार पे होगा। तो ये प्रावधान है 20 का, ये 2 सिद्धि के लिए कहा जा रहा है। फिर आपके लिए कहा जा रहा है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार सभी को है। पर्सनल लाइफ है आपकी, कुछ प्राइवेसी है आपकी, कुछ जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। सोने का अधिकार आपके पास है, तो अगली बार से आप 20 घंटे सोइए, 25 घंटे सोइए, ठीक है, आपका ये अधिकार है, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग करके सोइए। आपके कुछ कर्तव्य भी है, मूल कर्तव्य, ठीक है, केवल सोना ही अधिकार नहीं है। तो इस तरह से उसमें कई सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला समझ ही लिए हैं, तो अगली बार से वो भी चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही क्या हमारी? हाँ, 21 में शिक्षा का है, प्राथमिक शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, और 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। अगर कोई आपको पकड़ने जाता है तो इसका मतलब उसको वारंट दिखाना होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ये बस केवल लिखा है। पुलिस ऐसा करती है क्या बेटा? पहले वो उठा के ले जाएगी ना, एफआई वो रिपोर्ट है पहले नहीं होती, कोई रिकॉर्ड है नहीं होगा, 2 दिन पहले जम के धुनाई करती है। आपका अधिकार तो तब ना आएगा जब रिकॉर्ड में आएगा। जब वो रिकॉर्ड में देगा तब ना कुछ आएगा, तब ना वकील के पास पहुंचोगे कि इनने हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। वो एफआईआर नहीं है, 2 दिन पहले ढंग से धुनाई होगी। और तुम कहोगे हमारा आर्टिकल 22, हमारा आर्टिकल 22, कहते लाओ 2 दिन समझाते, पहले आर्टिकल 22 आओ, पहले आर्टिकल 22 समझा दे तुमको 2 दिन, उसके बाद फिर करते हैं। तो तुम वहां कहोगे आर्टिकल 22 आर्टिकल 22, वो पहले 2 दिन बढ़िया तुम्हारी मरम्मत करते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे अब जाओ तुम, ठीक जाओ जाओ वकील लेके आओ। वकील कहेगा क्या? कहते वो तो रिकॉर्ड नहीं किए, लो देखो रजिस्टर, रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं है, वकील कहाँ से लेके आओगे? अरे बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोग खाली आर्टिकल लेकर के नहीं जा सकते। यहाँ में बहुत सारे प्रावधान है। पहले उठा ले जाते, फिर उसके बाद लड़ते रहो। कई बार ऐसा हुआ है, देखे नहीं हो? पुलिस करती नहीं है क्या? रैली वाली में जा रहे हो, कुछ हो रहा है, पहले उठा के ले जाके तुमसे वो कहेगी क्या? पहले उठा के ले जाएगी, पहले विधिवत मरम्मत होती है उसमें 2-3 घंटे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद कहते ठीक है लो आर्टिकल 22 जाओ, आर्टिकल 22 लेकर के जाओ, घूमो, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहती हैं। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे आप कुछ, रिकॉर्ड होना चाहिए ना वहां पे। हाँ, एफआईआर अगर हो गई है, अब एक रिकॉर्ड हो गया वहां पे, तो एफआईआर अगर हो गई है तो अब इसको लेकर के आप सब कर सकते हो। एफआईआर होने का मतलब 24 के घंटे के अंदर अंदर उसको आपको करना पड़ेगा प्रवेश, अगर वो लेके गया है आपको। वकील उसको करवाना, मतलब ये होगा कि वकील आप रख सकते हैं तुरंत। ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी अगर रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है। इसलिए पुलिस आधी से ज्यादा केसों में तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। यही तो चीजें हैं जो गड़बड़ है, ठीक है। और क्यों है ऐसा? ये सब पिनल कोड चला आ रहा है, पता नहीं अंग्रेजों के जमाने का 1861 का, चेंज ही नहीं हो रहा सब। सर हम लोग पुलिस को धो दें तब? हाँ धो दो बेटा, तुम धो दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम धो ना पुलिस को, हम कहाँ कहें, ठीक। पता है ना कि सरकारी अफसर पे वर्दी में अफसर को हाथ उठाना कानून अपराध है? नहीं पता है क्या? ये भी जान लो।
वर्दी में अगर पुलिस है उसके ऊपर हाथ उठाना वो तुरंत बंद कर देगा उसी समय। वर्दी में अगर है उसी समय आपने हाथ उठा दिया ना, पहले वो डाल देगा तुमको, लो चिल्लाते रहो अधिकार अधिकार। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। तो अभी हमने ओवरव्यू देखा स्टूडेंट्स 19 से 22 का, थोड़ा सा जो डिटेल होगा वो हम लोग कल देख लेंगे। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि 19 से 22 में क्या बातें होने वाली हैं। ओके, पीछे का रिवाइज करते रहो, 1 से 22 तक अब हम लोग पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का भूलते जा रहे होंगे, आप पक्का भूलते जा रहे हैं। अगर हम अभी आपसे पूछ लें आर्टिकल 9 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 9? सिंगल सिटीजनशिप, एक आंसर आया, सुमित ने दिया। एकल नागरिकता, सही आंसर। किसी दूसरे देश की लेते हैं तो आपकी वो नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 यही है ना, 9 में। ऐसे ही पढ़ो, यस चैंपियंस, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग। आगे का याद करते जाना, पीछे का भूलते जाना। ठीक है, बस खत्म करते हैं अब। ठीक है, टाइम भी अब पूरा है, कल फिर वापस आते हैं, आपकी स्वतंत्रता के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखना कल कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सर गाली देना स्वतंत्रता है कि नहीं, क्योंकि एक आर्टिकल है ना 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार।